नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी पॉलिटी वन शॉट सीरीज जो कुल 4 भागों में पूरी होगी। हर भाग लगभग 40 से 50 मिनट का रहेगा और पूरी सीरीज को आप लगभग 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे। इसमें हमने एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और अन्य वनडे एग्जाम के लिए सभी जरूरी बिंदुओं को स्पष्ट व सरल भाषा में चित्रों की मदद से कवर किया है। दोस्तों, इस सीरीज में आप सुनने के साथ साथ चित्रों को भी देखेंगे, बिल्कुल एक मूवी की तरह, जिससे हर टॉपिक जल्दी व लंबे समय तक याद रहेगा। सिर्फ 3 घंटे में पूरे संविधान को विस्तार से पढ़ पाना मुश्किल होता है, फिर भी इस सीरीज में हमने विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले लगभग सभी बिंदुओं को संक्षेप में कवर किया। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो सभी जरूरी टॉपिक आसान और प्रभावी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं भाग 1 और भाग 1 में हम ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं 6 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला भारत का संवैधानिक इतिहास, दूसरा है संविधान निर्माण प्रक्रिया, तीसरा संविधान के विदेशी स्रोत, चौथा प्रस्तावना, पांचवा अनुसूचियां और छठवां संविधान के सभी भाग। दोस्तों, और यदि आप कम समय में सभी बिंदुओं को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज को सुनना ना भूलें। हम उस लंबे ऐतिहासिक सफर को समझेंगे जिसने भारत के संविधान को वो आकार दिया जो आज हम देखते हैं। ये कहानी है कानूनों के विकास की, एक व्यापार करने आई कंपनी के शासन से लेकर भारत की आजादी तक। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, भारत का संविधान कोई एक दिन में लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि ये तो लगभग 200 सालों के संघर्षों, सुधारों और अनुभवों का नतीजा है। इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान पास हुए कई कानूनों और अधिनियमों में छिपी हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी विकास यात्रा को 5 खास हिस्सों में देखेंगे। हम कंपनी के शासन से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ताज का शासन कैसा था और आखिर में उन कानूनों तक पहुंचेंगे जो सीधे सीधे हमारे संविधान निर्माण की पहली सीढ़ी बने। भारत के संवैधानिक विकास को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला चरण था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा चरण जो 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ वो था सीधा ब्रिटिश ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक चला। तो चलिए पहले चरण पर ध्यान देते हैं, कंपनी का शासन। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो व्यापार करने थी, धीरे धीरे भारत की शासक बन बैठी। अब इस बदलाव को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कई कानून बनाए। इस दिशा में जो पहला बड़ा और अहम कदम उठाया गया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार और गलत मैनेजमेंट की शिकायतें बढ़ने लगी, तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कंपनी के मामलों को खासकर भारत में रेगुलेट करने की एक गंभीर कोशिश की। यहीं से एक व्यापारिक कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस एक्ट ने भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास को उसके नीचे कर दिया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। ये पहली बार था जब कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को ऑफिशियली मान्यता मिली। अच्छा, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां रह गई थीं, तो उन्हें दूर करने और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल और मजबूत करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इस एक्ट ने एक द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत की। इसने कंपनी के राजनीतिक और कमर्शियल कामों को अलग अलग कर दिया। व्यापार के मामले कंपनी के डायरेक्टर देखते थे, जबकि राजनीतिक मामलों को मैनेज करने के लिए इंग्लैंड में एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और एक खास बात, इसी एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इसके बाद चार्टर एक्ट्स की एक पूरी सीरीज आई, जिसने धीरे धीरे कंपनी का पूरा कैरेक्टर ही बदल दिया। 1813 के एक्ट ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। 1833 आते आते कंपनी पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और फिर 1853 के एक्ट ने सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन शुरू किया और पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कामों को अलग अलग किया। और फिर आया साल 1857 का विद्रोह। इस एक ऐतिहासिक घटना ने भारत में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन को खत्म करने और भारत का राजकाज सीधे अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। यहीं से शुरू होता है ताज के शासन का दौर।
इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया और शासन की सारी ताकत सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो अब सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। इसके साथ ही लंदन में भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को एक बात तो समझा दी थी कि अगर भारत पर शासन करना है तो भारतीयों की भागीदारी के बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की एक बहुत ही धीमी और लिमिटेड शुरुआत की। ये जो विकास था वो बहुत धीरे धीरे हुआ, जैसा कि हम इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं। 1861 के अधिनियम ने बस एक दरवाज़ा खोला जब वाइसरॉय को कुछ भारतीयों को नॉमिनेट करने का अधिकार मिला। 1892 तक ये अधिकार बढ़कर बजट पर बहस करने तक पहुंचा और 1909 आते आते वो सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते थे। हर कदम छोटा जरूर था, लेकिन ये एक उत्तरदायी शासन की तरफ एक सफर की शुरुआत थी। लेकिन 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों का सबसे विवादास्पद हिस्सा था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट कर सकते थे। इस एक कदम ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता को कानूनी जामा पहना दिया। अब इस कदम को लेकर दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये मुस्लिम लीग की अपनी मांग थी ताकि अल्पसंख्यक समुदाय को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं दूसरी ओर इसके आलोचक इसे राष्ट्रवाद को कमजोर करने और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों की बांटो और राज करो की एक सोची समझी चाल मानते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया का माहौल बदल चुका था और भारत में भी स्वशासन की मांग बहुत तेज हो गई थी। इसी बैकग्राउंड में 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसका मकसद भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना बताया गया। इस एक्ट ने कई बड़े बदलाव किए। केंद्र में पहली बार 2 सदरों वाली विधायिका बनी। प्रांतों में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम द्वैध शासन लागू किया गया। इसका मतलब था कि प्रांतीय सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया। जो जरूरी विषय थे जैसे वित्त और कानून, वो गवर्नर के पास आरक्षित थे, जबकि कम जरूरी विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, देश में पहली बार लिमिटेड वोटिंग राइट्स के आधार पर डायरेक्ट इलेक्शंस की शुरुआत हुई। अब हम ब्रिटिश शासन के तहत संवैधानिक विकास के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं। 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए आए साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलनों के बाद आखिरकार 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 1935 का ये अधिनियम तब तक का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड दस्तावेज था। इसका हमारे आज़ाद भारत के संविधान पर इतना गहरा असर पड़ा है कि इसे अक्सर भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या कहें तो मूल ढांचा भी कहा जाता है। इसी अधिनियम ने पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा: संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। और कमाल की बात यह है कि यही व्यवस्था आज भी हमारे संविधान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसने प्रांतों से द्वैध शासन खत्म करके उन्हें स्वायत्तता दी। इसकी विशालता का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसी एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के भारी दबाव के बाद ब्रिटिश संसद ने आखिरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। ये वो कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन का औपचारिक रूप से अंत कर दिया। इस अधिनियम ने 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने देश का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 आज़ाद डोमिनियन बनाए। वाइसरॉय का पद खत्म कर दिया गया और दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपना संविधान बनाने और किसी भी ब्रिटिश कानून को खत्म करने की पूरी शक्ति दे दी गई। तो ये थी लगभग 200 सालों की वो यात्रा जिसने भारत के संविधान की जमीन तैयार की। हर कानून एक सीढ़ी था जो भारत को एक प्रशासनिक ढांचे से एक संप्रभु गणराज्य बनने की ओर ले जा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नींव तो तैयार हो गई, पर इस पर आजाद भारत के सपनों का संविधान कैसे बना, ये हम जानेंगे अपनी अगली प्रस्तुति में। नमस्कार,
आज हम भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम संविधान सभा की मांग से अपनी बात शुरू करेंगे और फिर इसके गठन, बैठकें, समितियां और स्वीकृति से होते हुए कुछ खास तथ्यों पर अपनी चर्चा खत्म करेंगे। कहते हैं ना, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने का ये विचार हकीकत में कैसे बदला। देखिए, ये सफर कोई एक दो दिन का नहीं था। इसकी पहली औपचारिक मांग 1934 में स्वराज पार्टी ने रखी और इसका विचार एमएन रॉय ने दिया था। फिर 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इस मांग को माना। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक सभा बनाई जाएगी, पर गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया, मतलब एक ऐसा वादा जिसका कोई भरोसा नहीं। और आखिर में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसने संविधान सभा के गठन का पूरा खाका तैयार कर दिया। तो मांग तो मान ली गई। अब सवाल था कि इस ऐतिहासिक सभा को बनाया कैसे जाएगा, इसमें कौन लोग होंगे। चलिए अब गठन की प्रक्रिया को समझते हैं। उस समय के अविभाजित भारत के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए संविधान सभा में कुल 389 सीटें रखने का फैसला हुआ। इन सीटों का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प था। 296 सीटें उन प्रांतों से थीं जहां सीधा अंग्रेजों का शासन था और यहां चुनाव होने थे। बाकी की 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं, जहां से प्रतिनिधि मनोनीत होकर आने थे, यानी उन्हें चुनकर नहीं भेजा जाना था। तो जब ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए तो नतीजे काफी हद तक साफ थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं और बाकी की सीटें निर्दलीय और दूसरी छोटी पार्टियों के खाते में गईं। पर यह सभा सिर्फ पार्टियों की नहीं थी, इसमें समाज के अलग अलग वर्गों को भी जगह मिली। कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के 26 और अनुसूचित जनजातियों के 33 सदस्य भी थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सभा को समावेशी बनाने की पूरी कोशिश की गई। ठीक है, सभा बन गई, सदस्य चुन लिए गए, अब असली काम शुरू होना था। तो चलिए उन शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण बैठकों पर नजर डालते हैं जिन्होंने संविधान की नींव रखी। यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन अक्सर होता है अध्यक्ष को लेकर। तो देखिए, 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये शुरुआती दिन एक्शन से भरपूर थे। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग करते हुए इसका बहिष्कार किया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। हालांकि नेहरू जी ने ये प्रस्ताव दिसंबर में ही पेश कर दिया था, लेकिन इस पर विचार विमर्श के बाद इसे सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। इसी प्रस्ताव ने हमारे संविधान के मूल दर्शन और दिशा को तय किया। अब सोचिए, पूरे देश के लिए एक संविधान बनाना ये कितना बड़ा काम होगा। ये काम कोई एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस विशाल काम को कई समितियों यानी टीमों में बांटा गया, जो इस पूरी प्रक्रिया का असली इंजन थीं। आप यहां देख सकते हैं कि देश के बड़े बड़े नेताओं ने कितनी अहम जिम्मेदारियां संभाली थीं। जैसे संघ की शक्तियों से जुड़ी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो वहीं प्रांतों से जुड़े मामलों और सलाहकार समिति की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। और सभा के कामकाज को देखने वाली संचालन समिति के अध्यक्ष खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन इन सभी समितियों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। ये वो 7 विद्वान थे जिनके कंधों पर संविधान का पहला मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी थी। यहाँ एक और बात याद रखने वाली है कि बाद में बीएल मित्र की जगह एन माधव राव आए और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को समिति में शामिल किया गया। तो समितियों ने अपना काम किया, ड्राफ्ट तैयार हो गया।
अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण में, जहां इस ड्राफ्ट पर लंबी बहसें हुईं, इसे स्वीकार किया गया और आखिरकार इसे लागू किया गया। संविधान के ड्राफ्ट को ऐसे ही पास नहीं कर दिया गया। इस पर 3 बार विस्तृत चर्चा हुई, जिसे हम वाचन या रीडिंग कहते हैं। पहली रीडिंग नवंबर 1948 में हुई। दूसरी रीडिंग सबसे लंबी चली, लगभग 1 साल तक, जिसमें संविधान के हर एक क्लॉज पर बहस हुई और संशोधन किए गए। और फिर आखिरी यानी तीसरी रीडिंग नवंबर 1949 में पूरी हुई। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर 1949। ये वो तारीख है जब संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया और हम भारत के लोगों ने इस संविधान को पारित किया, अंगीकृत किया और खुद को सौंपा। लेकिन कहानी में एक छोटा सा मोड़ है। संविधान को अपनाया तो 26 नवंबर को गया, पर इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत सही मायने में एक गणतंत्र बना। तो सवाल उठता है कि ये 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक वजह थी। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी की तारीख को संविधान लागू करने के लिए चुना। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी और दिलचस्प तथ्यों को जानते हैं और इस पूरे महान कार्य के मुख्य शिल्पकार को याद करते हैं। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ये एक औपचारिक बैठक थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। इस दिन 284 सदस्यों ने संविधान की असली प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए और सबसे आखिर में सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया और हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर BR अंबेडकर के योगदान को इन शानदार शब्दों में समेटा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक कुशल पायलट की तरह इस सभा को चलाया और संविधान के जहाज को हर मुश्किल से निकालकर मंजिल तक पहुंचाया। ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत का संविधान बनाना सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना नहीं था, बल्कि ये एक नए राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने की एक कला थी। नमस्कार, क्या आप जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान दुनिया भर के सबसे बेहतरीन विचारों को मिलाकर बनाया गया एक शानदार गुलदस्ता है। आज हम इसी गुलदस्ते के अलग-अलग फूलों के बारे में जानेंगे, यानी हमारे संविधान के विदेशी स्रोत क्या-क्या हैं। चलिए अपनी समझ को परखने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। अगर आपने विकल्प C सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि जापान से ली गई है। बस इसी तरह की बारीक और जरूरी बातों को आज हम और अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे ताकि संविधान के स्रोतों को लेकर आपका कोई भी डाउट बाकी ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन 2 देशों की जिनका हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा असर पड़ा है, अमेरिका और ब्रिटेन। देखिए, अमेरिका से हमने लोकतंत्र के कुछ सबसे मजबूत स्तंभ लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे मौलिक अधिकार, फिर संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना का आइडिया भी वहीं से आया, और हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, मतलब संसद के किसी भी कानून को संविधान की कसौटी पर परखने की ताकत, ये सब अमेरिका की ही देन हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। भारत में जो सरकार का पूरा सिस्टम है, जिसे हम संसदीय प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम कहते हैं, वो पूरी तरह से ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। इसके अलावा कानून कैसे बनेगा, देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा और पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होगी, ये सारे बुनियादी विचार हमने ब्रिटेन से ही लिए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारे संविधान ने समानता के 2 अलग-अलग सिद्धांतों को अपनाया है। ब्रिटेन से हमने लिया विधि के समक्ष समता, जिसका सीधा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, और अमेरिका से लिया विधियों का समान संरक्षण, जो कहता है कि एक जैसी परिस्थितियों में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भारत का जो खास तरह का संघीय ढांचा है, उसे बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। यहाँ 2 नाम सबसे अहम हैं, एक तो कनाडा और दूसरा हमारा अपना भारत सरकार अधिनियम 1935।
ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासतौर पर जो इसका प्रशासनिक ढांचा है, वो सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें फेडरल स्कीम, गवर्नर का पद और शक्तियों के बंटवारे वाली तीनों सूचियां भी शामिल हैं। तो जहां 1935 के एक्ट में हमें संघीय व्यवस्था का एक ढांचा दिया, वहीं कनाडा के मॉडल ने हमें एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। जैसे राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी ऐसे विषय जो किसी भी लिस्ट में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा। ये सब विचार कनाडा से ही लिए गए हैं। तो इसे ऐसे समझिए, हमने 1935 के अधिनियम से संघीय व्यवस्था का बेसिक आइडिया उठाया, लेकिन उसे एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था वाले कनाडाई सिद्धांत के साथ मिलाकर भारत की जरूरतों के हिसाब से ढाल लिया। अब बात करते हैं संविधान के उन मार्गदर्शक सिद्धांतों की जो ये तय करते हैं कि एक राज्य के तौर पर भारत की जिम्मेदारियां क्या होंगी और उसकी शक्तियां कैसी होंगी। आयरलैंड का संविधान हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत रहा है। सबसे जरूरी हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीएसपी, जो असल में सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक की तरह हैं कि उसे देश के लिए कैसी नीतियां बनानी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और राज्यसभा में कुछ सदस्य कैसे मनोनीत किए जाएंगे, ये प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली है। सोवियत संघ के संविधान से हमने समाजवादी आदर्शों को अपनाया। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और हमारी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण विचार यूएसएसआर से प्रेरित हैं। जर्मनी के वाइमर संविधान से एक बहुत ही खास प्रावधान लिया गया है। ये प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से जुड़ा है। ये राज्य को मुश्किल हालात से निपटने के लिए असाधारण शक्ति देता है। अब चलिए दुनिया के कुछ और देशों पर नजर डालते हैं, जहां से हमने और भी कई जरूरी और प्रक्रियात्मक तत्व लिए जिन्होंने हमारे संविधान को पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिली। समवर्ती सूची का विचार, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा या जंगल, ये वहीं से आया है। साथ ही किसी बिल पर गतिरोध होने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक चीजें ली हैं। पहली तो ये कि समय के साथ संविधान में बदलाव कैसे किया जाए, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरा हमारे उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इसकी प्रक्रिया। और यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है, इसे ध्यान से समझिए। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव यानी इलेक्शन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, जबकि कुछ सदस्यों के मनोनयन यानी नॉमिनेशन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। फ्रांस की क्रांति के वो 3 शब्द जो पूरी दुनिया में गूंजते हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, उन्हें हमारी प्रस्तावना में जगह दी गई है। इसके साथ ही भारत एक गणराज्य होगा, जहां देश का मुखिया चुना हुआ होगा, ना कि वंशानुगत। ये विचार भी फ्रांस से ही प्रेरित है। और आखिर में जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का आधार है। ये पक्का करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की सही प्रक्रिया के बिना उसके जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये खास तौर पर परीक्षाओं के लिए बनाया गया है, ताकि आपको सारे मुख्य बिंदु आसानी से याद हो जाएं। चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। मौलिक कर्तव्य कहां से? यूएसएसआर से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। नीति निदेशक तत्व ये आए हैं आयरलैंड से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। तो जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से साफ हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने आंखें बंद करके किसी की नकल नहीं की। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को परखा और उन विचारों को भारत की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से ढाला। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हर एक शब्द को खोल कर देखेंगे। जी हां, वही प्रस्तावना जिसे हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस पूरी चर्चा के बाद परीक्षा में आने वाले हर सवाल के लिए हम पूरी तरह तैयार होंगे। इसकी पहली और आखिरी पंक्ति ही देखिए, बस वही इसकी पूरी कहानी कह देती है।
शुरुआत होती है हम भारत के लोग से और खत्म होती है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब शक्ति का स्रोत भी हम ही है और इसे स्वीकार करने वाले भी हम ही। तो बस यही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। अपनी चर्चा को हम इन 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसका परिचय, फिर समझेंगे कि शक्ति का स्रोत क्या है और हमारे देश की प्रकृति कैसी है। इसके बाद संविधान के महान उद्देश्यों पर बात करेंगे, इसके कानूनी महत्व को जानेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ जरूरी तथ्य और एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए इसकी कहानी शुरू से समझते हैं। देखिए, प्रस्तावना का जो आधार है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। लेकिन यहाँ कुछ तारीखें हैं जिनमें अक्सर लोग उलझ जाते हैं। आइए आज उस कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश हुआ था, 23 दिसंबर को नहीं। और इसे संविधान सभा ने 1947 में ही स्वीकार कर लिया था, जबकि पूरा संविधान 1949 में अपनाया गया। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो परीक्षा में बड़ा अंतर पैदा कर देती हैं। अब प्रस्तावना के पहले हिस्से पर आते हैं, जो ये बताता है कि असल में सत्ता किसके हाथ में है और हमारे भारत देश का चरित्र कैसा है। देखिए, यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान को शक्ति किसी संसद से, सरकार से या किसी और से नहीं मिली है, बल्कि सीधे भारत के लोगों से मिलती है। और यही हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। अब आते हैं इन 5 शब्दों पर। और हाँ, इनका जो क्रम है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये बहुत बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में सीधा यही क्रम पूछ लिया जाता है। एक बात और ध्यान दीजिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये बाद में जोड़े गए थे। तो जाहिर है जो मूल प्रस्तावना थी उसका क्रम इससे थोड़ा अलग था। चलिए इन 5 शब्दों का मतलब भी फटाफट समझ लेते हैं। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब गांधी और नेहरू के विचारों वाला। और पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी, जिसे हम सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं। तो अब जब हमने भारत के स्वरूप को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये संविधान अपने नागरिकों से क्या महान वादे करता है। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना हमारे राष्ट्र का सपना है। सबसे पहला वादा है न्याय का। तो सवाल यह है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है? कुल 3 तरह के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है कि न्याय के इन आदर्शों की प्रेरणा हमें रूसी क्रांति से मिली थी। अच्छा, न्याय के बाद वादा आता है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का। तो बताइए, प्रस्तावना कुल कितनी तरह की स्वतंत्रता की गारंटी देती है? सही जवाब है 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इनकी संख्या और इनका क्रम दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय और स्वतंत्रता के बाद तीसरा स्तंभ है समानता यानी इक्वालिटी। यहां कितने प्रकार की समानता का जिक्र है? 2 तरह की समानता, प्रतिष्ठा की और अवसर की। तो बस इन्हीं 3 स्तंभों, न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर हमारे संविधान के महान उद्देश्य टिके हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, क्या उसे बदला जा सकता है? इसका जवाब हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प अदालती मामलों से मिलता है। ये टाइमलाइन देखिए, एक पूरी कहानी बताती है। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना तो संविधान का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन फिर एक ऐतिहासिक केस आया जिसने इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 1973 के केशवानंद भारती केस ने 1960 के बेरुबारी केस के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। इस केस ने 2 बातें एकदम साफ कर दी। एक, कि प्रस्तावना संविधान का ही एक हिस्सा है, और 2, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त थी मूल ढांचे का सिद्धांत। ये सिद्धांत केशवानंद भारती केस से ही निकला। इसका सीधा सा मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन इसकी बुनियादी विशेषताओं को नहीं छू सकती, जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, कानून का राज, इन्हें नहीं बदला जा सकता। ये संसद की शक्ति पर एक बहुत बड़ा संतुलन है। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स और यादगार कथनों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है।
ये दिखाती है कि हमारी प्रस्तावना पर दुनिया के किन किन देशों का प्रभाव है। ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मशहूर कथन है N.A. पालकीवाला का। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था। इस तरह के विवरण इसके असली सार और महत्व को समझाते हैं। कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। आइए देखते हैं कि किस महान विचारक ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए तो बहुत ही जरूरी हैं। और अंत में चलिए जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसे एक ही पावरफुल रिवीजन स्लाइड में समेट लेते हैं। ये लास्ट मिनट की तैयारी के लिए एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे तेजी से दोहराते हैं। अपनाने की तारीख क्या थी? 26 नवंबर 1949। भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। उद्देश्य क्या है? 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता। शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग। एकमात्र संशोधन 42वां संशोधन 1976 में। कानूनी स्थिति यह संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, यह गैर न्यायिक है, मतलब इससे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और अक्सर अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी इसमें गलती कर बैठते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उस सवाल को देखेंगे, फिर एक एक करके सारी अनुसूचियों को समझेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो जो सवाल हमने देखा था उसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आप सोचेंगे कि गलती कहाँ है? गलती बहुत छोटी सी है, साल में। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था, न कि 1983 में। देखिए, बस इतनी सी डिटेल से सवाल गलत हो सकता है, इसलिए तारीखें और साल याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और अपनी फाउंडेशन मजबूत करते हैं। हम बात करेंगे उन अनुसूचियों की जो हमारे मूल संविधान का हिस्सा थीं, मतलब जब संविधान लागू हुआ था। तो जब हमारा संविधान बना था तब उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज के समय में ये बढ़कर 12 हो गई हैं। ये जो 4 नई अनुसूचियां हैं इन्हें बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ा गया। चलिए फटाफट पहली 6 अनुसूचियों पर नजर डालते हैं। पहली में है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। दूसरी में बड़े बड़े अधिकारियों की सैलरी की बात है। तीसरी में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। और 5वीं छठी अनुसूची में शेड्यूल्ड एरियाज और कुछ खास राज्यों के ट्राइबल एरियाज के प्रशासन के बारे में बताया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में तो है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ शामिल नहीं है। इनकी शपथ के बारे में इनके अपने आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद 60, 69 और 159 में अलग से बताया गया है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो सवाल उठता है कि ये 8 से 12 कैसे हुई, मतलब वो कौन सी 4 अनुसूचियां हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया। चलिए अब उन्हीं की बात करते हैं। ये टाइमलाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, सबसे पहले 1951 में पहले ही संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर एक लंबे गैप के बाद 1985 में 52वें संशोधन से 10वीं अनुसूची आई और फिर 1992 में एक ही साल में 73वें और 74वें संशोधन से 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इन्हें जोड़ा क्यों गया? हर एक का एक खास मकसद था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों को बचाने के लिए लाई गई। 10वीं अनुसूची आयाराम गयाराम वाली राजनीति यानी दल बदल को रोकने के लिए थी और 11वें और 12वीं अनुसूची तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत देने के लिए थी। अब हम बात करेंगे 2 सबसे जरूरी अनुसूचियों की, 7वीं और 8वीं। इनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। एक है शक्तियों के बंटवारे के बारे में और दूसरी है हमारी आधिकारिक भाषाओं के बारे में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग। राज्य सूची पर राज्य सरकारें,
जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल। लेकिन हाँ, अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो संसद का कानून ही माना जाएगा। अच्छा, अब सोचिए कि कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे विषयों को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूअरी पावर्स, और इन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। यह आइडिया हमने कनाडा के संविधान से लिया है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था 42वें संशोधन 1976 के जरिए। इसमें राज्य सूची के 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये कौन से थे? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। मतलब अब इन पर केंद्र भी कानून बना सकता है। चलिए, अब आते हैं 8वीं अनुसूची पर। ये जुड़ी है हमारी आधिकारिक भाषाओं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। जब संविधान बना था तो इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। फिर समय समय पर और भाषाएं जुड़ती गईं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और फिर 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो आज कुल मिलाकर इसमें 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा जटिल भी है। ये वो अनुसूची है जिसको लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक लंबी खींचतान चली। तो इसे बनाया क्यों गया था? दरअसल इसे पहले संशोधन 1951 से जोड़ा गया था। इसका मकसद था भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को एक तरह का सुरक्षा कवच देना, ताकि उन्हें इस आधार पर अदालत में चुनौती ना दी जा सके कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक लगाम लगाई। वामन राव केस में यह फैसला आया कि जो भी कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इस 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब ये तारीख इतनी खास क्यों है? क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती केस का फैसला आया था, जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। और इस फैसले की एक और खास बात थी, इसे भूतलक्षी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि यह फैसला 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए कानूनों पर ही लागू होगा। उससे पहले जो कानून इसमें डाल दिए गए थे वो सुरक्षित बने रहेंगे। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा उसे एग्जाम के नजरिए से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। सबसे पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, अब 12 हैं। 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 से आई, जो दल बदल से जुड़ी है। 11वीं और 12वीं 1992 में, 73वें और 74वें संशोधन से आईं। 7वीं अनुसूची में याद रखिए, पुलिस राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में और शिक्षा समवर्ती सूची में है। 8वीं अनुसूची में अब कुल 22 भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची के लिए वो जादुई तारीख क्या है? 24 अप्रैल 1973। नमस्कार। भारतीय संविधान, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही विशाल दस्तावेज है। अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले इसकी संरचना यानी इसके स्ट्रक्चर को जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम इसके सभी भागों की एक यात्रा करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था आखिर किस तरह से की गई है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, संविधान को समझने की शुरुआत इसकी बनावट से ही होती है। आप इसे एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण किताब की तरह सोचिए, और इसके जो भाग या पार्ट्स हैं वो इस किताब के अलग अलग अध्याय या चैप्टर्स हैं। हर एक भाग एक खास विषय के बारे में बात करता है, जो मिलकर पूरे देश के कानूनी ढांचे को एक व्यवस्थित रूप देता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुल 22 भाग थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो आखिरी भाग का नंबर 22 ही है, लेकिन समय के साथ हुए संशोधनों के जरिए इसमें कुछ नए भाग जोड़े गए हैं। इसलिए अगर हम गिनती करें तो आज संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन भागों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले खंड से। ये वो हिस्सा है जिसे हम संविधान की नींव कह सकते हैं, जो भारत के क्षेत्र, यहाँ के नागरिकों और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सबसे पहले आता है भाग 1। ये भारत की भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित करता है, यानी कि उसकी टेरिटरी को परिभाषित करता है। यह हमें बताता है कि भारत का मतलब क्या है। इसके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सब मिलकर जो एक संघ बनाते हैं, वही भारत है। ठीक है, देश का क्षेत्र तो परिभाषित हो गया, पर अगला सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक कौन हैं। इसी सवाल का जवाब देता है भाग 2। ये उन सभी नियमों को तय करता है जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलती है।
अब आता है भाग 3, जिसे अक्सर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो हर नागरिक को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है। ये वो अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी आसानी से नहीं छीन सकती। ये नागरिकों को ताकत देता है और राज्य की शक्ति पर एक मजबूत लगाम भी लगाता है। जहां अधिकार होते हैं वहां कर्तव्य भी होते हैं। तो भाग 4 सरकार को ये दिशा निर्देश देता है कि उन्हें नीतियां कैसी बनानी चाहिए। वहीं भाग 4A जो बाद में जोड़ा गया, वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। याद रखिए, ये हिस्सा मूल संविधान में नहीं था। इसे 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश का शासन आखिर चलता कैसे है। संविधान का अगला खंड सरकार की पूरी मशीनरी को समझाता है, मतलब केंद्र से लेकर राज्यों और फिर स्थानीय स्तर तक सरकारें कैसे काम करती हैं। भाग 5 में केंद्र सरकार की पूरी संरचना और उसके कामकाज का ब्यौरा है। इसमें राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के सबसे बड़े पद और संस्थाएं शामिल हैं। अब भाग 6, आप समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भाग 5 की तरह ही है, लेकिन ये केंद्र की बजाय राज्य स्तर पर सरकार की बनावट और कामकाज को बताता है। इसमें राज्यपाल, राज्य के विधानमंडल और हाई कोर्ट की भूमिका के बारे में बताया गया है। यहाँ एक छोटा सा ऐतिहासिक तथ्य है। एक भाग 7 भी हुआ करता था, जो राज्यों की एक खास श्रेणी से जुड़ा था, लेकिन अब ये संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 1956 में 7वें संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया, यानी हटा दिया गया था। भाग 8 में उन क्षेत्रों के बारे में बताया गया है जो न तो पूरी तरह से राज्य हैं और न ही केंद्र का हिस्सा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ये भाग उनके प्रशासन की पूरी रूपरेखा तैयार करता है, जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। अब हम बात करते हैं शासन के सबसे जमीनी और सबसे महत्वपूर्ण स्तर की। भाग 9 पंचायतों यानी गांवों के स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देता है, और बाद में संशोधनों के जरिए भाग 9A में नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय शासन और भाग 9B में सहकारी समितियों को भी संवैधानिक मान्यता दी गई। देखिए, एक देश को चलाने के लिए सिर्फ सरकारें बना देना ही काफी नहीं होता। अगला खंड उन धागों की बात करता है जो भारत के संघीय ढांचे को एक साथ बुनकर रखते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, पैसों का लेन देन और सरकारी सेवाएं। भाग 10 में हमारे देश के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी जरूरतें और सांस्कृतिक बनावट थोड़ी अलग होती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध हैं वो 2 स्तरों पर काम करते हैं। भाग 11 उनके विधायी और प्रशासनिक संबंधों को देखता है, यानी कि कानून बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति किसके पास होगी। वहीं भाग 12 उनके बीच वित्तीय संबंधों, संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी चीजों को संभालता है। भाग 13 ये सुनिश्चित करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार और वाणिज्य करने की पूरी स्वतंत्रता हो। इससे पूरे देश में एक सिंगल आर्थिक बाजार को बढ़ावा मिलता है। भाग 14 देश की प्रशासनिक मशीनरी यानी लोक सेवाओं की बात करता है, जैसे IAS, IPS वगैरह, और इसी से जुड़ा है भाग 14A, जिसे बाद में प्रशासनिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों यानी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना के लिए जोड़ा गया था। और अब हम संविधान के अंतिम खंड पर पहुंच गए हैं। इस हिस्से में कुछ विशेष प्रावधानों, इमरजेंसी की शक्तियों और सबसे अहम खुद संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये खंड कुछ बहुत ही जरूरी विषयों को कवर करता है। भाग 15 हमारे लोकतंत्र की जान यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसके बाद भाग 16 समाज के कुछ खास वर्गों जैसे SC, ST के लिए विशेष प्रावधान करता है ताकि सामाजिक समानता सुनिश्चित हो सके। और भाग 17 भारत की राजभाषा के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हुए भाग 18 में इमरजेंसी के प्रावधान हैं जो देश को असाधारण परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देते हैं। भाग 19 में कई तरह के विविध विषय शामिल हैं। और हाँ, भाग 20 ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो प्रक्रिया बताता है जिससे संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यही वो प्रक्रिया है जो हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। और अब बिल्कुल अंत में भाग 21 कुछ राज्यों के लिए अस्थायी और विशेष प्रावधानों से जुड़ा है। और भाग 22 एक तरह से समापन अध्याय है जो इस संविधान का संक्षिप्त नाम बताता है, इसके लागू होने की तारीख की घोषणा करता है और ब्रिटिश काल के कुछ पुराने कानूनों को निरस्त करता है।
तो ये है हमारे भारतीय संविधान का पूरा ढांचा, एक व्यवस्थित संरचना जो हमारे देश की शासन प्रणाली को चलाती है। ये सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की असली नींव है। इन सभी भागों को समझना असल में ये समझना है कि हमारा महान राष्ट्र काम कैसे करता है। दोस्तों, हमने सीरीज के भाग 1 के अंतर्गत सभी 6 टॉपिक को कंप्लीट किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले भाग के अंतर्गत हम आगे के 5 टॉपिक कवर करेंगे, जो इस प्रकार हैं: संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की उपयोगी व सरल भाषा में वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।